हेलो प्यारे बच्चों, द कमल फिजिक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। क्लास 11 के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स का की कंसेप्ट इसके साथ साथ उसके जितने भी रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने चाहिए जो क्लास 11 के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंस हों, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से 3 स्टार्ट कर रहे हैं न्यू बुक के अनुसार, मोशन इन अ प्लेन, है ना, जिसको हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन भी बोलते हैं। तो चलिए उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ प्लेन। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उसको, और कंसेप्ट के बाद हम लोग देखेंगे 30+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ प्लेन, इसका की कंसेप्ट्स क्या है? इसका की कंसेप्ट्स देखिए, हाँ, तो फर्स्ट की कंसेप्ट इसका है मोशन इन अ प्लेन में स्केलर एंड क्या वेक्टर। हालांकि स्केलर और वेक्टर के बारे में हमने पहले भी बताया है, लेकिन इस पार्टिकुलर चैप्टर में स्केलर और वेक्टर का बहुत बढ़िया रोल है, बहुत बड़ा रोल है। इसके बिना हम लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकेंगे, है ना। स्केलर और वेक्टर में जैसा कि हमने पहले बताया कि स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब कि स्केलर के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे हो गया मास, स्पीड, है ना। और भी एग्जांपल में से आप डिस्टेंस ले सकते हो, ऑल डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो। ऑल डॉट प्रोडक्ट, जितने भी डॉट प्रोडक्ट होंगे, है ना, वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इसी चैप्टर में हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होना चाहिए था उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, सेकेंड है वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और दूसरा है वेक्टर। तो वेक्टर के पास क्या क्या है? मैग्नीट्यूड है और क्या है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने की वजह से ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में से जैसे आपका हो गया वेलोसिटी और क्या हो गया आपका फोर्स। उसके बाद देखिए वेक्टर फॉर ऑपरेशंस, हम लोग वेक्टर को ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, है ना। वेक्टर को ऑपरेट कैसे कर सकते हैं? एडिशन, हम इसको ऐड करके एडिशन के द्वारा इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें एक आता है ट्रायंगल लॉ, और एक होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में यदि सी रिजल्टेंट हो, ए और बी दो सेम ऑर्डर में वेक्टर हो, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे यदि एक ट्रायंगल लॉ की बात करें तो ए वेक्टर ए है मान लिया जाए और वेक्टर बी है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है। ये दोनों कैसे ऑर्डर में है? सेम ऑर्डर। कैसा ऑर्डर में है बच्चा? सेम ऑर्डर, है ना। और जो इसका रिजल्टेंट होगा ये अपोजिट ऑर्डर में होगा, मतलब कि ये इसका एरो जो है वो जा रहा था, वापस आना चाहिए था, या वापस ना आकर के इधर चलने लगा, मतलब अपोजिट ऑर्डर में है। इसको हम नाम देते हैं क्या? सी। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं सी का वेक्टर बराबर ए का वेक्टर प्लस क्या? बी का वेक्टर। यानी ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का बेसिक कंसेप्ट है। यानी दो वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, दोनों यदि सेम ऑर्डर में होंगे, तब थर्ड वेक्टर या थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो अपोजिट ऑर्डर में मतलब एग्जिस्ट रहेगा। और वही वैल्यू, ये वाला वैल्यू क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। क्या कहलाएगा बच्चा? रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें, जैसे यहाँ बात करता है पैरेललोग्राम लॉ, तो पैरेललोग्राम लॉ में केवल क्या होता है? इसमें एडिसेंट साइड की बात होती है, और जो वैल्यू आता है, एक बार देख लीजिए, एडिसेंट साइड की बात होती है, और जो वैल्यू आता है वो उतना ही होता है जितना ट्रायंगल लॉ में होता है। सारा कैलकुलेशन भी वही होता है। देखिए यही है पैरेललोग्राम लॉ। वेक्टर ए वेक्टर बी, यदि हम इसको सी मानेंगे, यदि ये इसका पैरेलल ये वाला है तो इसको भी हम लोग वेक्टर ए मानते हैं। इस वेक्टर का पैरेलल ये वाला है तो इसको भी हम लोग वेक्टर क्या मानते हैं? बी। और इसको हम लोग लिख सकते हैं सी का वेक्टर इक्वल टू ए का वेक्टर प्लस क्या? बी का वेक्टर। इस प्रकार से हम इसको नोटिस कर सकते हैं। ठीक, तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। दोनों के ऊपर में एरो साइन लगा हुआ रहेगा। अच्छा, इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या फॉर्मूला निकल के आता है? सी इक्वल टू ए और बी को यदि हम इसको ब्रेक करते हैं, या आप फॉर्मूला समझ लीजिए इसको मॉडुलस लेते हैं, ये अंडर रूट में जाता है। ये होता है ए का वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, बी के वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए का वेक्टर का मॉड, बी का वेक्टर का मॉड, और ये होता है आपका क्या? कॉस थीटा, है ना, ये होता है।
अब ये जो कॉस थीटा है यहाँ पे हम लोग अलग अलग कंडीशन रख करके देखते हैं। जैसे थीटा बराबर यदि हम लोग 0 रखेंगे तब क्या शर्त होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तब क्या शर्त होगा, और थीटा बराबर यदि 180 डिग्री रखेंगे तब क्या शर्त होगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करेंगे तो जैसे ही 0 डिग्री पुट करेंगे कॉस 0 का वैल्यू होता है कितना 1, और ये जैसे ही ये 1 होगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में सेट हो जाएगा, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में सेट हो जाएगा। यानी 0 जब 0 रहेगा तब हम इसको लिख सकेंगे c का वेक्टर का मॉड इक्वल टू a का वेक्टर प्लस b का वेक्टर, सॉरी a का वेक्टर प्लस b का वेक्टर, ये तो मॉडुलस हट जाएगा, केवल a प्लस b लिख सकेंगे, केवल a प्लस क्या लिख सकेंगे b, मॉडुलस यदि हटा देंगे तब, ठीक है। ऐसे यदि 90 डिग्री रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका c का वेक्टर का मॉड। अच्छा ये मॉड हटाएंगे तो ये एरो भी हट जाएगा, इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c बराबर a प्लस बी, है ना। यहाँ पर भी c का वेक्टर लिख रहे हैं, 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, और ये वैल्यू पूरा हो जाएगा कितना 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0, यहाँ 0 जैसे ही पुट करेंगे ये पूरा 0 कर देगा, तो केवल क्या बचेगा हमारे पास अंडर रूट, ये बचेगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये बचेगा। और यदि cos 180 डिग्री पुट करेंगे तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होता है -1, और -1 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकेंगे c का वेक्टर का मॉड बराबर a माइनस बी, है ना, और रूट की वजह से ये खत्म हो जाएगा, है ना। स्क्वायर जो रहेगा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर वो रूट को हटा देगा, यानी जब 0 डिग्री रहेगा तब ये कंडीशन रहेगा ये वाला, और जब 90 डिग्री रहेगा तब ये कंडीशन रहेगा, और जब 180 डिग्री रहेगा तब ये कंडीशन रहेगा, ठीक है। इसके बारे में और भी इसका क्या आइडिया है, कहीं ना कहीं जरूर आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये है आपका वेक्टर ऑपरेशन से रिलेटेड एक कंडीशन, हम देखें एडिशन और क्या, एडिशन में ट्रायंगल और क्या पैरेललोग्राम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका सबट्रैक्शन। हम इसको सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो यदि कोई भी वेक्टर, यदि वेक्टर a है ना, और एक वेक्टर b है लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा है, तो हम इसको यदि जोड़ेंगे वेक्टर a प्लस इसको जोड़ेंगे तो माइनस b के साथ जोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकेंगे a का वेक्टर माइनस b का वेक्टर। ये सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर दिखाता है, यहाँ दिखाता है देखिए एडिशन द नेगेटिव ऑफ वेक्टर, वेक्टर का नेगेटिव जो वेक्टर रहेगा, नेगेटिव फॉर्मेट जो रहेगा उसको यदि हम कोई वेक्टर में जोड़ देंगे तो वो क्या बताने लगेगा, सबट्रैक्शन। अच्छा रिजोल्यूशन क्या होता है, तो ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यदि हम कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें या बांट दें तो हम उसे बोलते हैं रिजोल्यूशन। कैसे होगा ये, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, नीचे वाला जो लाइन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक, और ये ऊपर वाला जो है ये है आपका वर्टिकल, ये आपका कैसा है वर्टिकल। और जब हम लोग मान लिया जाए कि एक फोर्स ले रहे हैं, यहाँ पर P कोई फोर्स है, हमने नाम दिया है, इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका कंपोनेंट इसके साथ कितना होगा, तो हम लोग लिखते हैं इसका कंपोनेंट इसके साथ P cos थीटा, और इसका कंपोनेंट कितना लिखते हैं, तो चूंकि ये थीटा है ये पूरा 90 है तो ये बच कितना गया 90 माइनस थीटा, क्या बच गया 90 माइनस थीटा। इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा P cos 90 माइनस थीटा, यानी इसी को लिखा जाता है P cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, P साइन थीटा, जो बहुत लोग इसको P साइन थीटा के फॉर्मेट में लिख देता है ना, P के फॉर्म में P साइन थीटा के फॉर्म में लिख देता है, ठीक है। तो ये इसका कुछ पार्ट था, है ना, जो कंपोनेंट के फॉर्मेट में था। हॉरिजॉन्टल और कैसा ये ब्रेक होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कैसा ब्रेक होता है वर्टिकल। तो यहाँ पर देखिए रिजोल्यूशन में कि ब्रेकिंग अ वेक्टर, एक वेक्टर को तोड़ना इनटू कितने पार्ट में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में ये टूट गया P cos थीटा, और ये वर्टिकल में टूट गया कितना P sin थीटा, है ना। तो ये इसका वेक्टर का एक ऑपरेशन है, ठीक है। थर्ड है मोशन इन 2 डायमेंशंस, मोशन 2 डायमेंशंस का। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोशन इन अ प्लेन रिक्वायर्स 2 परपेंडिकुलर एक्सिस x एंड y। जब हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं और प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन में केवल 2 ही एक्सिस आता है ना, x और क्या y, और उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग सारा ऑपरेशन करते हैं, है ना। वही लिखता है यहाँ पर कि ये रिक्वायर करता है 2 परपेंडिकुलर एक्सिस x और क्या y, मतलब x यदि ऐसा है तो परपेंडिकुलर एक y रहेगा, उसके बाद ऑपरेट कीजिए आप, है ना। ऐसा नहीं कि एक x ऐसा है तो y का कंपोनेंट हम लोग इस फॉर्म में कुछ ले करके और इसको झुका देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये जब भी रहेगा तो कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तभी ये वर्क करेगा।
नेक्स्ट क्या है, द पोजीशन, द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन आर रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर। पोजीशन की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, ये सभी रिप्रेजेंट होता है किस प्रकार से या किस फॉर्म में, तो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई पॉइंट है P, हम यहाँ से दिखाना चाहते हैं कि केवल इतना दूरी पर है O पॉइंट से, है ना, R दूरी पर है, तो हम बोलेंगे OP का जो पोजीशन है वो कितना है, R है। ठीक है, R का वेक्टर है, ये हम बोल सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 2 पॉइंट लिख दें, 2 और 3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, OP का वेक्टर बराबर 2 के साथ I लगा देना है और 3 के साथ J लगाना है। ठीक है, यदि माइनस रहता तो माइनस भी यूज कर लेते हैं, यहाँ पर 3J होगा यहाँ पर। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया से। 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हम लोग पढ़ेंगे, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ यहाँ टर्म है। प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पेशल केस ऑफ मोशन इन प्लेन, प्लेन का ये स्पेशल केस है ना, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोले तो ये वेलोसिटी u, यदि हम इसको तोड़ें, है ना, मान लीजिए ये x है और ये y है, इधर अलोंग x एक्सिस एक्सेलरेशन का मान हमेशा 0, अलोंग y एक्सिस एक्सेलरेशन का मान प्लस माइनस g, और यदि कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ फेंकें तो ये इस प्रकार से जाकर के गिरेगा ऐसे। तो यदि u वेलोसिटी है, ये थीटा बना रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसका कंपोनेंट इसके साथ कितना होगा, जैसा कि अभी बताया था, ये हो जाएगा u cos थीटा, और इसके साथ इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u sin थीटा। इसके पहले हमने तोड़ करके बताया था u cos 90 माइनस थीटा करके, है ना। जनरली u sin थीटा हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसका सही फॉर्मेट क्या है, u cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग कंपोनेंट हमेशा कोसाइन फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, ये साइन फॉर्म में बदल जाता है 90 माइनस थीटा की वजह से। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोलता है कि स्पेशल केस है मोशन इन अ प्लेन, जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगा, ये फिक्स्ड हो गया, है ना, ये कभी चेंज नहीं करेगा, ये यही बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्या कहता है, वर्टिकल वेलोसिटी अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, जी के अलोंग ये वाला अफेक्ट होगा, है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगा जी इस पर एक्ट होता जाएगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। टॉपर मोस्ट पॉइंट यहाँ पर पहुँचने पर इधर यदि वेलोसिटी चेक करेंगे तो इतना ही नजर आएगा, u cos थीटा, लेकिन ऊपर वेलोसिटी चेक करने की कोशिश करेंगे, यानी u x माने x एक्सिस में, तो इतना ही रहेगा, लेकिन y एक्सिस में हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे तो u बेस y का मान टॉपर मोस्ट पॉइंट पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, v बेस y का मान, है ना, वेलोसिटी। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी अफेक्ट होता है ग्रेविटी से। ठीक है, क्यू इक्वेशंस 4, यदि हम लोग इक्वेशंस की बात करें तो इसको हम थोड़ा सा मिटा करके पुनः हम बताते हैं आपको। इसमें देखिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सब क्या होता है। पुनः हम लोग इस फिगर को बनाते हैं, x है, ये y है ना, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से u वेलोसिटी से थीटा एंगल दे करके, तो ये जाकर कहीं ना कहीं यहाँ गिरा है, जहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया गया था वहाँ से जहाँ ये गिरा है वहाँ तक की दूरी को r बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका वैल्यू क्या होता है, r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, और यदि वर्टिकल की बात करेंगे हम लोग, वर्टिकल हाइट ये वाला h, वर्टिकल हाइट ये क्या है, वर्टिकल हाइट। तो ये वर्टिकल हाइट का वैल्यू कितना होता है, h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। इसको भी आप याद कर सकते हो। और एक और क्या मिल रहा है हमको, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट यदि यहाँ से फेंका गया है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और यहाँ आके गिरा है, तो जहाँ से फेंका गया था और जहाँ से गिरा है वहाँ तक के टोटल टाइम टेकन, जितना समय लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी TF बोलते हैं इसको। कैसे लिखते हैं, 2u साइन थीटा बाई जी। ये सभी याद करने वाले फॉर्मूले हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 2u साइन थीटा बाई क्या जी, हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये 3 की पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। मैक्सिमम हाइट की यदि बात करें तो मैक्सिमम हाइट कब पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट तक कब जाएगा, तो इसमें एक स्पेशल केस है। यदि हम लोग थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे, 90 डिग्री मतलब ठीक ग्राउंड लेवल से सीधा ऊपर फेंकेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वह जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं
थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं ये वाला वैल्यू एच मैक्स, और एच मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई कितना 2g, क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। ये इसी प्रकार रेंज में भी हम लोग कर सकते हैं, ये रेंज कितना होता है थीटा बराबर 45 डिग्री, है ना। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 एंगल से किसके साथ वर्टिकल या हॉरिजेंटल के साथ, है ना, ये तो वर्टिकल है और ये क्या है हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे वो सबसे ज़्यादा दूरी तक जाएगा, है ना, मतलब मैक्सिमम दूरी, मतलब मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, ठीक है, हॉरिजेंटल में। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैक्सिमम, अच्छा हॉरिजेंटल रेंज लिखा हुआ है, मैक्सिमम यदि निकालने की जरूरत पड़ेगा तो थीटा मान 45 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। क्यों आ जाएगा 45 में, तो देखिए यहाँ 45 डिग्री पुट करेंगे तो 45 दूनी हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान कितना हो जाता है, साइन 90 का मान होता है 1, यानी यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा जी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखा रहता है किताब में आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई क्या जी, ठीक है। इसको इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो यदि हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे फॉर्मूला, तो लिख लीजिए यहाँ पर 2u साइन थीटा बाई क्या होगा जी। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो हाइट यदि हो रही है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या, ये हो जाएगा आपका 2g। और मैक्सिमम हाइट की बात करेगा तो ये 90 डिग्री इसमें पुट किया जाएगा तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई कितना 2g। यदि हम इसमें बात करें हॉरिजेंटल रेंज की, ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई कितना जी, है ना, हॉरिजेंटल रेंज। और मैक्सिमम की बात करेगा तो यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये जो हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, ये सब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नज़र इसको बहुत बढ़िया से ध्यान से देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, ठीक। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी 2 डायमेंशनल का ही पार्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो 5 क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, मोशन इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में, है ना, सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म एक समान, है ना, एक समान गति उसको बोलते हैं, ठीक। द वेलोसिटी चेंजेज डायरेक्शन, है ना, द वेलोसिटी चेंजेज डायरेक्शन, जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज करेगा डायरेक्शन उसका चेंज करेगा, कॉजिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके पीछे का रीजन कौन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, और ठीक उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बाहर लगने वाला फोर्स, सेंटर से बाहर लगने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, जिसको हम लोग अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल बोलते हैं हिंदी में, ठीक। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये क्वेश्चन आप फर्स्ट मान लीजिए, न्यूटन्स के दूसरा नियम से हम लोग जानते हैं F बराबर क्या ma। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ma बराबर mv स्क्वायर बाई क्या r, m से m कैंसिल हो जाएगा, a सेंट्रीपिटल है इसलिए c लिख सकते हैं, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई r, है ना, और यही वैल्यू आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ आप ये ध्यान में रखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए कांस्टेंट स्पीड का होना जरूरी है ना, कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज होता है ना, जिसकी वजह से डायरेक्शन भी चेंज होता है, और ये वजह बनता है किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मान v स्क्वायर बाई आर होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर का ही पार्ट है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। यदि हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट से, तब हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे इसको लिखने का तरीका VAB, जो बेस में फर्स्ट वेक्टर रहता है उसको हम उसमें से सेकेंड वेक्टर को घटाते हैं, मतलब फर्स्ट वाले पोजीशन में से सेकेंड वाले पोजीशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम लिख सकते हैं VA का वेक्टर माइनस क्या, VB का वेक्टर। ये इसका एक पार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ देखिए, VAB बराबर VA का वेक्टर माइनस VB का वेक्टर। अच्छा मान लीजिए जाए ये ऐसा लिखा हुआ रहता है VBA का वेक्टर, तो क्या इसको VB माइनस VA लिखते, बिल्कुल लिखते, ये भी सही है ना। फर्स्ट वाले पोजीशन में से सेकेंड वाले पोजीशन को हमेशा घटाना रहता है रिलेटिव वेलोसिटी में, इसका ध्यान रखना है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, मोशन का इंडिपेंडेंस। यहाँ लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंस। की पॉइंट्स में लिखता है हॉरिजॉन्टल मोशन कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है और वर्टिकल मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जैसा कि अभी हमने बताया था, है ना। सेम चीज़ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, एंगल थीटा यहाँ रहेगा, एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू रहेगा, और ये जा करके इस प्रकार से गिरेगा ऐसे, तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल, और ये ऊपर क्या है आपका वर्टिकल, ये क्या है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का मान 0 होता है हमेशा, है ना, और वर्टिकल में ये वाला वैल्यू होता है ए का मान प्लस माइनस जी, मतलब वेरी करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट रहता है, कहता है हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ए एक्स का मान 0 है, और वर्टिकल मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है ना, प्लस माइनस जी के फॉर्मूले में वर्क करता है। ठीक, की पॉइंट्स 8, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। की पॉइंट 8 हम लोग देखेंगे, 7 अभी बता रहे थे, 7 आपको समझ में आ गया होगा। की पॉइंट 8 देखिए, हाँ, की पॉइंट 8 क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर कंसेप्ट्स। एप्लीकेशन क्या है वेक्टर कंसेप्ट्स का, है ना। सबसे पहली बात है कि ये नेविगेशन और रिलेटिव मोशन होता है ना, नेविगेशन और क्या सा मोशन, रिलेटिव मोशन, है ना। क्वेश्चन बनाने पर पता चलता है। रिजॉल्विंग फोर्स इन इंक्लाइंड प्लेन्स एंड प्रोजेक्टाइल्स, है ना, रिजॉल्विंग फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व करते हैं इंक्लाइंड में, इंक्लाइंड प्लेन में, और इसको क्या करते हैं प्रोजेक्टाइल्स करते हैं। प्रोजेक्टाइल मतलब उसमें हम लोग ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। ये एप्लीकेशंस है वेक्टर कॉन्सेप्ट्स का। इसके आधार पर हम लोग सभी, जैसे कि आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, आप अभी पढ़ रहे हैं क्या प्रोजेक्टाइल मोशन, इससे रिलेटेड रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है सब इसी का फॉर्मेट है। यानी हम बोल सकते हैं कि नेविगेशन और रिलेटिव मोशन बताता है, और रिजॉल्विंग फोर्स जो है वो इंक्लाइंड प्लेन में बताता है, और क्या बताता है ये प्रोजेक्टाइल्स को बताता है। नेक्स्ट क्या है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन, देखिए 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन अभी हमने जितना बताया था अभी थोड़ा देर पहले, उससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट आ जाएगा। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ प्लेन इन्वॉल्व्स वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन को यदि हम लोग इन्वॉल्व कर लें तो रिलेटिव वेलोसिटी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा होगा, और ये मूव करेगा कहाँ पे प्लेन में, है ना, एक ही तल में मूव करेगा, एक्स वाई में हमेशा, मतलब कि 2 एक्सिस के मध्य, 2 एक्सिस के मध्य मतलब कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस मान लिया जाए, तो एक्स जेड के एक्स वाई का या तो फिर वाई जेड कहीं पर भी एक जगह मूव करेगा। ये जेड एक्सिस एक्चुअल में नीचे नहीं है, ये जेड एक्सिस आपके तरफ है ना, लेकिन यहाँ पर चूंकि बोर्ड पर हम दिखा नहीं पा रहे हैं इसलिए हम इसको नीचे दिखा दिए हैं, है ना, ये एक्चुअल में नीचे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है, जेड एक्सिस। इसमें देखिए यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स में यदि बात करें तो जैसे बोट इन अ रिवर, इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एयरप्लान्स इन द विंड, है ना, एरोप्लेन इन द विंड, है ना, हवा में जो एरोप्लेन का गति होता है या उससे रिलेटेड जितने भी वेलोसिटी से रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, और अनदर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन का कुछ मेन पार्ट जिसको हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना, प्रॉब्लम रिलेटेड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। की पॉइंट्स से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है वो 9 की पॉइंट्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, यानी 9 की पॉइंट्स था, मतलब कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी की पॉइंट्स था 9 की पॉइंट्स हमने समझाया है। उसमें भी बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने अभी बताया जो शायद आप जज नहीं किए होंगे, लेकिन अभी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तो उससे रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, और इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।